लास्ट वाली क्लास कहाँ पे खत्म किए थे? अच्छा ये स्क्वायर का ज्योमेट्रिकल से रिलेटेड सारे जान लीजिए। समांतर चतुर्भुज जानते क्या होता है? कैसा होता है? अरे कुछ भी बताओ जो पता है। आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समान, ठीक है। अच्छा एक बात समझिए, आयत की भी तो आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। सर ये मतलब आयत की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका मतलब आयत भी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज ही है। बस फर्क क्या है? आयत के प्रत्येक कोण की वैल्यू जो होती है 90 होती है इंटीरियर एंगल, और उसके डायगोनल से इक्वल होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज ऐसा नहीं है। अब जैसे कल हम आयत और वर्ग पढ़ रहे हैं, तो अगर आपसे कभी स्टेटमेंट में ये आ जाए सभी वर्ग आयत है, तो क्या ये गलत होगा? गलत होगा। ये सही। जितने भी वर्ग हैं स्क्वायर है, क्या वो रेक्टेंगल होंगे? रेक्टेंगल की आपको कंडीशंस बताइए। क्या होना चाहिए? आमने सामने की भुजाएं यानी कि साइड से इक्वल होनी चाहिए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, और डायगोनल से इक्वल होना चाहिए। तो वो तीनों क्वालिटी तो वर्ग में भी पाई जाती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर क्यों नहीं होंगी? जब चारों भुजाएं बराबर तो आमने सामने की भी बराबर होंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि सभी वर्ग क्या है, लेकिन इसका उल्टा गलत हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं सभी आयत वर्ग है, तो ये गलत है। ये तो सही है। अब ये क्यों गलत है? क्योंकि वर्ग के लिए एक कंडीशन होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती? बराबर। लेकिन आयत के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, लेकिन आयत के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो सभी आयत वर्ग नहीं होंगे, लेकिन सभी वर्ग क्या होंगे? मैंने कल बताया था, वर्ग भी एक तरीके से आयत है, एक ऐसा आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हो जाए। अगर कोई आयत है उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर कर दो तो वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। चलो समांतर चतुर्भुज की कुछ बातें समझ लेते हैं। इसमें पता है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि जो सामने की साइड्स होंगी यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। ये बिल्कुल सही। एक और भी बात है कि सामने की अगर साइड्स इक्वल होंगी तो सामने के कोण भी इक्वल होंगे, ठीक है। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने की जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। ये भी बात होगी। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये वाला कोण x है ना, तो इसके सामने वाला भी कितना होगा? अगर ये वाला y है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा? एंगल से रिलेटेड बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपको कोई एक कोण बता दिया जाएगा और बाकी तीनों में से कोई सा भी पूछ लिया जाता है या फिर तीनों ही पूछ लिए जाते हैं आपसे। दूसरी चीज ये तो दोनों बातें होगी। देखो इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, या फिर प्रत्येक कोण इक्वल होगा यानी कि 90 डिग्री होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए हम इसको आयत नहीं कह सकते। आयत को तो समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कह सकते। तो आप इस बात को भी लिख लेना कि ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज हैं, और अभी अपने लोग इसको प्रूव भी कर लेंगे। अगर आपसे पूछे कोई सभी आयत समांतर चतुर्भुज हैं तो बिल्कुल सही है। क्यों सही होगा? कारण आप खुद समझिए। क्या आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती है? सामने के कोण और 90 ही होता है ना उसमें, तो आमने सामने के कोण कैसे हुए? बराबर। और एक और भी बात आप समझ लो जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल
दो आसन्न कोणों का योगफल हमेशा 180। ठीक है। अच्छा एक चीज आप समझिए, सम्मुख भुजाएं बराबर तो होंगी होगी। अगर आप इसको ऐसे लिख ले तो भी तो सही होगा, बराबर होंगी, या फिर आप कह लो समांतर होंगी। ये इसलिए बोल दिया कि देखो आपको खुद ही समझना है, अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी किसी क्वाड्रिलेटरल की तो वो समांतर 100%। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी तो समांतर भी होंगी। समांतर है इसका मतलब बराबर है, तो एक दूसरे के आप ये समझ लो ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर कभी कहते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो आप अपने आप से समझ लेना इसका मतलब पैरेलल भी होगी। ठीक है, जैसे आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, पैरेलल भी होती है। वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, पैरेलल भी होती है। और अगर कोई कह दे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की आमने सामने की भुजाएं पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगी, बराबर। लेकिन एक चीज समझना, मेरे आमने सामने के लिखे इसका मतलब दोनों पेयर की बात होगी, एक पेयर की नहीं हो रही। अगर सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होगा तो ये फिर हमारा समांतर चतुर्भुज नहीं रहेगा, अब तो ये ट्रेपेजियम बन गया, समलंब बन गया, क्योंकि इसमें केवल एक पेयर समांतर है, ये वाला पेयर समांतर नहीं। तो इस बात को समझना, सम्मुख भुजाएं लिखा है, सम्मुख भुजा नहीं लिखा है। भुजाएं का मतलब जो दो पेयर होते हैं, एक ये आमने सामने का, ये आमने सामने। अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, या फिर ये दोनों समांतर और ये दोनों भी समांतर है, तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो हमारा कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज। तो जितने भी आयत है वो सभी क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज। लेकिन आप ये कहेंगे कि अगर सभी आयत भी लिख सकते हैं और यहां पर आप लिख देना या फिर वर्ग, क्योंकि वर्ग भी क्या है, आयत ही तो है। वर्ग क्या है, आयत ही तो है। तो अगर आयत समांतर चतुर्भुज होंगे तो वर्ग भी समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, इसका उल्टा गलत होगा। अगर कभी आपसे कोई कहे सभी समांतर चतुर्भुज आयत है तो गलत है। ठीक है, ये गलत है। अब आगे की बात समझते हैं। दो आसन्न कोणों का योगफल 180 का मतलब दो पास वाले कोण, जैसे x के पास में यहाँ क्या है, पाई, पाई के पास में क्या है, x के पास में क्या है, पाई, पाई के पास में क्या है। मतलब आप यहाँ पर देख रहे होंगे केवल पेयर x और y का ही बनना है, और इन दोनों का जो टोटल होगा वो हमेशा कितना रहेगा, 180 डिग्री। तो आपको आगे वाला एंगल निकालने में हेल्प मिलेगी। जैसे कभी समांतर चतुर्भुज में आपसे कह दिया, एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम ABCD, कोण A की वैल्यू आपको बता दी, आपसे कहा कोण A की जो वैल्यू है 72 डिग्री। तो आपको बताना क्या है, कोण B की वैल्यू, कोण C और कोण D का मान क्या होगा। अब देखो ABCD एक समांतर चतुर्भुज, चाहे तो आप बना लो उसको, और नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर निकाल लेंगे। A हो गया, A के पास में B रहेगा, B के पास में C, C के पास में, आपने कहा एंगल A वाला है ना, ये 72 डिग्री है, तो मुझे ये तो कंफर्म है कि इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। आमने सामने के तो एंगल बराबर ही होंगे, तो 72 डिग्री है अगर ये वाला, तो A के सामने C है तो C भी 72 डिग्री होगा। अब रही बात अगर B की बात, तो मैंने क्या कहा, दो पास वाले कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 180। तो एंगल A के पास में कौन आ रहा है, एंगल B, तो एंगल A और B का जो टोटल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। और मुझे पता है कि A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 72 डिग्री। तो अगर आपको एंगल B निकालना है तो ये 72 डिग्री को इधर ले जाइए और 180 में से माइनस कर लीजिए। अगर आप इसको 180 में से माइनस करते हैं 72 डिग्री को, तो आपके पास ये वाला जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, 108 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल V की वैल्यू अगर आपको पता लगे 108 डिग्री है, तो सामने वाला भी कितना होगा, 108 डिग्री। अब चाहे तो आप कोई सा भी पेयर देख लो, दोनों को ऐड करेंगे ना पास वाले एंगल, तो 180 ही निकल के आएगा। तो एंगल V हमारा कितना आएगा निकल के, 108। ठीक है, एंगल C कितना निकल के आया, 72 डिग्री, और एंगल D कितना निकल के आया, 108 डिग्री। अब एक चीज ध्यान रखना है एग्जाम में, इस सीक्वेंस को भी ध्यान रखना, BC के सीक्वेंस में ही आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि हम 108 72 लेते वो गलत हो गया, सीक्वेंस तो गलत हो गया। B की वैल्यू पहले बताना है, फिर C की बताना है, फिर इसकी बतानी, D की बतानी, तो ऑप्शन में धोखा मत खाना। अब आ जाते हैं इसके एरिया से रिलेटेड। एरिया कैसे निकालेंगे, किसी भी समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालने का तरीका बताइए। एरिया कैसे निकालोगे आप इसका, ये मान लो कि डायगोनल आपको नहीं पता है,
चलो डायगोनल्स पता लग जाएंगे तो थोड़ा बहुत एक तरीका है निकाल सकते हैं। अभी अगर डायगोनल्स नहीं पता है तो आप एरिया कैसे निकालेंगे? देखो एरिया का कुछ नहीं है, किसी भी एक साइड को पकड़ लो, उसको आप बना लो बेस, और फिर इसकी हाइट आपको देखनी होगी कितनी है। हाइट का मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट जो भी है। अब हाइट कैसे निकालोगे? यहाँ से थोड़े ना निकाल पाओगे, आपको देखना ये होगा इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर इसको बेस बना रहे हो आप किसी भी एक साइड को, इसको अगर बेस बनाएंगे तो हाइट यहाँ से काउंट होगी इन दोनों के बीच में। तो देखो आप ये मान लो कि अगर जैसे मैंने कहा ये वाली साइड जो है ये लंबाई है और ये वाली साइड क्या है? चौड़ाई है। थोड़ी देर के लिए सामने की दो साइड्स बराबर ही होंगी, तो या तो लंबाई को बेस बनाओगे या फिर किसको बनाओगे? चौड़ाई को बेस बनाओगे। हाइट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। जैसे ये आपको बोर्ड है ना, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, तो अगर मैंने इस वाले को बेस बना रखा है तो इसकी हाइट ये वाली होगी, और मैं इसको रोटेट कर दूं तो ये वाला बेस हो जाएगा, लेकिन फिर हाइट ये वाली हो जाएगी। तो हाइट बेस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। तो आप इसका फॉर्मूला तो यही याद रखो, 1/2 बेस यानी कि आधार जिसे भी बनाए, और उसकी रिस्पेक्ट में हाइट क्या होगी। ऐसा नहीं है हाइट ये वाली लगा ली और बेस इसको बना लिया तो नहीं चलेगा, ठीक है। पहली बात, अब बेस और हाइट इनके बारे में समझ लो। अगर मैंने इसको बेस बनाया तो हाइट कुछ और होगी, जैसे मैंने मान लिया क्या होगा h1। और अगर मैं यहाँ पर ये मान के चलूं कि इस वाली चौड़ाई को ही बेस बना लिया जाए, थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं इसको, कैसे बनेगा फिर ये? चलो समझ लेना, बताना बन जाएगा। मैंने क्या किया? चौड़ाई को क्या बना लिया। अब लंबाई इधर आ जाएगी। अगर मैं चौड़ाई को नीचे आधार बनाऊंगा तो लंबाई तो ये वाली हो जाएगी ना, फिर इसको रोटेट करके। अब जो हाइट होगी वो, तो अगर साइड दोनों चेंज होगी तो हाइट भी तो दोनों से चेंज आएगी। तो अब जो हाइट होगी वो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये वाला, इसको हम लोग हाइट बोलेंगे। तो इसके हिसाब से हाइट कुछ और आ जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि चाहे तो आप लंबाई को बेस बना लो तो हाइट कुछ और होगी, जैसे मैंने मान लिया h1। और अगर आप चौड़ाई को बेस बनाएंगे तो हाइट कुछ और आएगी, मैंने कह दिया h2। ये दोनों तरीके से एरिया निकाला जा सकता है। एरिया तो आप ये मान के चलो बहुत मुश्किल से ही पूछा जाता है, जरूरत नहीं पड़ती। आधार देगा, ऊंचाई देगा तो सिंपल हो जाएगा। आपको क्या बताया जाएगा? देखो आप देखो लंबाई को आप कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज की बड़ी हो जाए। लंबाई क्या है? समांतर चतुर्भुज की बड़ी हो जाए, और चौड़ाई क्या है? छोटी हो जाए। तो ऐसा होगा कि आपको लंबाई चौड़ाई बता दी समांतर चतुर्भुज की, और आपसे कहेगा कि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी इतनी है तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है। दूरी का मतलब ये हाइट। देखिए छोटी भुजा के बीच की दूरी यही तो हाइट है, इसमें बड़ी भुजा के बीच की दूरी ये भी हाइट है। ये लंबाई की रिस्पेक्ट में, ये चौड़ाई की रिस्पेक्ट में। तो हाइट अलग अलग होगी। तो मैं आपको बस एक चीज यहाँ से बता रहा हूँ, 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो L इंटू H1 और V इंटू H2। बस इस बात को ध्यान रख लेना। आप समझ लेना कि लंबाई और लंबाई के रिस्पेक्ट में हाइट का मल्टीप्लिकेशन, चौड़ाई और चौड़ाई के रिस्पेक्ट में हाइट का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एरिया तो उतना ही आना दोनों तरीके से। तो अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो कल को पता लगा लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे दिया और एक हाइट दे दी, दूसरी निकालनी पड़ गई। तो आप देखो यहाँ से, अगर यहाँ से आप देखेंगे जो हाइट होगी ना, मत देखो, इसी में जब जरूरत होगी आप ऐसे लिखो L/V बराबर H2/H1। ये इसलिए लिख लो क्योंकि कल को अगर लंबाई चौड़ाई का रेशियो दे दिया तो आप निकाल तो पाएंगे लंबाई के रिस्पेक्ट में हाइट H1, चौड़ाई के रिस्पेक्ट में हाइट H2, या हाइट का रेशियो दे दिया लंबाई चौड़ाई में कुछ पूछ लिया, ठीक है। और एक रह गया इसके डायगोनल्स की बात करें तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स यानी विकर्ण कितने होंगे? अरे विकर्ण तो दो ही होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में विकर्ण कितने होते हैं? अगर डायगोनल्स की बात करें तो दो होंगे, एक हमने मान लिया D1 है और दूसरा मान लिया D2। अब इसके विकर्ण और इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच का रिलेशन ये आपको पता होना चाहिए। इसको डायरेक्ट लिखना है, D1 स्क्वायर पहले विकर्ण का स्क्वायर, D2 स्क्वायर दूसरे विकर्ण का स्क्वायर। ये डायरेक्टली इक्वल होता है इसकी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। चाहे आप इसको ए और बी कुछ किताबों में लिखा हुआ देखेंगे, क्योंकि ऐसा ना लंबाई चौड़ाई से जल्दी मतलब समांतर चतुर्भुज लोग नहीं करते, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा जाएगा आपको पता ही है, समांतर चतुर्भुज की दोनों भुजाएं बता दी और एक विकर्ण की लंबाई बता दी। आपसे पूछा जाएगा दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो वो तो इसी फॉर्मूले से निकाल पाइए। कई बार तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा गया, आपको बता दिया जाएगा एक समांतर चतुर्भुज है, उसकी दो भुजाएं ए और बी हैं,
उसके विकर्ण d1 और d2, तो उसके विकर्ण और भुजाओं में क्या रिलेशन होगा, तो ये आप ध्यान रखें। और ये वाला 2 अगर यहाँ से लेके आएंगे तो इसके डिवाइड में भी हो सकता है, तो वो आपको पहचानना पड़ेगा। कर लीजिए। सर इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मतलब सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाएं अपोजिट साइड, तो पूछो ना तुम। समझ में नहीं आ रहा तो कैसे समझ में आएगा, पूछोगे नहीं। लिख लेंगे।
पता क्या है, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में उतना ही डिफरेंस है जितना आयत और वर्ग में। आयत और वर्ग में क्या डिफरेंस है कि वर्ग की चारों साइड बराबर होती है जबकि आयत की सिर्फ आमने सामने की बराबर होना है। तो ऐसे ही समांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, दो आसन्न कोणों का योगफल 180 होता है। बस यहाँ पर सम्मुख भुजाओं की जगह बस इतनी बात समझना है, चारों साइड्स इसकी इक्वल होगी। ठीक है, अब चारों साइड्स इक्वल होंगी तो आमने सामने की तो अपने आप से बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर समचतुर्भुज है तो वो होगा समांतर चतुर्भुज। फर्क क्या है कि उसकी चारों साइड समान होगी और समांतर चतुर्भुज में चारों साइड समान होना जरूरी नहीं है। एक और स्पेशलिटी इसकी जो वर्ग में भी आपको बताया था और फिर से बताया, इसकी चारों साइड से इक्वल होंगे। ठीक है, ये तो आप लिख लो। सामने वाले एंगल इक्वल होंगे, एक्स के सामने एक्स हो गया और वाई के सामने वाई। तो देखो दोबारा सवाल नहीं कराना, इसलिए मैं एक बात कह रहा हूँ, यहाँ समांतर चतुर्भुज की जगह अगर समचतुर्भुज भी लिखते तब भी इस सवाल का आंसर तो यही आएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और समचतुर्भुज में भी बराबर होते हैं। उसके भी दो कोणों का योगफल 180, इसके भी दो कोणों का योगफल। तो कोई जरूरत नहीं है आपको इस बारे में सोचने की, चाहे समांतर चतुर्भुज हो चाहे समचतुर्भुज, एक ही बात है, सवाल ऐसे ही। ठीक है, अब इसकी एक और खास बात है, मैंने कहा था कि जिस चतुर्भुज की चारों साइड्स इक्वल हो जाएं तो उसके जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करेंगे। अगर चारों साइड्स इक्वल हैं, जैसे ये समांतर चतुर्भुज की चारों साइड्स इक्वल हैं, तो अगर आप इसके विकर्ण यानी कि डायगोनल्स को मिलाएंगे तो एक तो बात ये है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट करेंगे, और इंटरसेक्ट करना अलग बात होती है, बाइसेक्ट करती है, मतलब आधा आधा। आप ये कह सकते हैं ये दोनों बराबर होते हैं और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो अगर कभी आपसे पूछे कि ऐसे चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समकोण पर काटते हैं, या फिर आपसे कह रहे समकोण पर सबविभाजित करते हैं, तो दो ही ऐसे चतुर्भुज होंगे जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। किसकी चारों भुजाएं बराबर होती है? एक तो वर्ग की, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, और दूसरा ये हो गया रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। इनके अलावा कोई ऐसा चतुर्भुज नहीं है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पर काटे, उस बात की कोई गारंटी इनकी श्योरिटी है। अब देखो अगर हम विकर्ण की बात करें, इसके विकर्ण को अपनी तरफ से नेमिंग कर देते ना, अगर हम विकर्ण की बात करें तो दो विकर्ण है, तो एक का नाम D1 रख ले रहे हैं और दूसरे का D2। ठीक है, तो अगर ये बाइसेक्ट करेगा तो आधा हो जाएगा, जैसे ये पहला विकर्ण था तो इसका आधा D1, दूसरे वाले विकर्ण का आधा करेंगे तो D2 अपॉन, और बीच में एंगल कितना है, तो इस वाले ट्राइंगल को उठा के यहाँ रख दो। आपको पता है ये क्या है, सामने वाली साइड A, D1 अपॉन 2 पहले विकर्ण का आधा और D2 अपॉन 2 दूसरे विकर्ण का आधा, और इनके बीच में एंगल है 90। तो अब मुझे ये बताओ कि 90 एंगल है और एक ही ट्राइंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा। 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो आप बताइए कि इसमें सबसे बड़ी साइड तो यही है, बड़ी साइड का जो स्क्वायर होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के टोटल के बराबर होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं D1 अपॉन 2 का स्क्वायर और प्लस D2 अपॉन 2 का स्क्वायर बराबर किसके होगा, समचतुर्भुज की साइड A के स्क्वायर के। तो अगर कभी आपको दोनों विकर्ण पता है तो उसकी साइड निकालने के लिए हेल्प करेगा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर नीचे कितना आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिखा हुआ देख सकते हैं, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2। अब ये मत समझना ये दो फॉर्मूले, 2 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो 4 आ जाएगा ना, तो 4 को इधर मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हो। कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया एक समचतुर्भुज है, उसके दो विकर्ण है D1 D2, और उसके बाद आप सिखा देगा उसकी साइड A, तो संबंध यही आएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, या फिर लिखा होगा ये वाला। ठीक है, जरूरत क्यों पड़ेगी हमें विकर्ण और साइड में रिलेशन की? अगर आपसे पूछा जाए इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, D1 इंटू D2, दोनों विकर्णों का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर दें किससे, तो इसका मतलब दोनों विकर्ण पता होना कंपलसरी है क्या निकालने के लिए, एरिया। अब कल को आपको एक साइड दे देगा एक विकर्ण दे देगा, दूसरा विकर्ण निकालोगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। परिमाप जो होता है पेरीमीटर, कैसे निकालेंगे? अगर इसकी चारों साइड इक्वल है तो वैसे ही निकलेगा जैसे वर्ग का निकलता है, वर्ग की साइड को ऐसे लिखते हैं, पेरीमीटर क्या हो जाता है 4a। एरिया और पेरीमीटर इन दोनों में चीजें, कभी एरिया देगा तो पेरीमीटर पूछेगा, पेरीमीटर देगा तो एरिया पूछेगा।
साथ में अगर एरिया देगा तो आपको एक विकर्ण दे देगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है एक विकर्ण देगा तो दूसरा विकर्ण निकाल तो सकते हैं यहाँ से, पेरीमीटर के लिए आपको साइड निकालना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना ही लिखना है इसमें। सारे आयत और वर्ग समचतुर्भुज होंगे ना? आयत और वर्ग नहीं, वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है क्योंकि वर्ग की चारों साइड इक्वल होगी, लेकिन आयत की चारों साइड तो इक्वल नहीं होगी, समचतुर्भुज के लिए चारों साइड इक्वल होगी। सारे वर्ग जितने भी होंगे वो सारे आप समचतुर्भुज कह सकते हैं। देखो वर्ग के भी दोनों विकर्ण 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। चारों साइड उसकी भी इक्वल होती है, सम्मुख कोण उसके लिए बराबर होते हैं, दो कोणों का योग उसमें भी इक्वल होता है। वर्ग तो हो जाएगा लेकिन आयत नहीं। आयत की प्रॉपर्टी भी तो आमने सामने की भुजाओं का, आमने सामने की भुजाएं बराबर होने का मतलब ये थोड़ा हो सकता है कि चारों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन चारों भुजाएं बराबर तो ये कंफर्म है कि आमने सामने की भी बराबर होती है। आप समझिएगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर मिलेंगी तो मैंने कहा कि अगर ये 10 है और ये 8 तो ये 10 होगी और ये, अब बताइए क्या हम ये कह सकते हैं चारों साइड इक्वल है? लेकिन अगर चारों साइड इक्वल होंगी, 5 ले लिया तो चारों साइड इक्वल होंगी तो आमने सामने की आपको हमेशा बराबर ही मिलेगी। आयत में सिर्फ सामने की साइड इक्वल हो, चारों बराबर हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं। नोट हो गया?
समलंब में पता है क्या है कि कोई भी दो साइड का पेयर पैरेलल होना चाहिए समान, मतलब एक ही पेयर समांतर होना चाहिए। आमने सामने की दो भुजाएं हो वो कैसे हो समांतर, अगर दोनों पेयर पैरेलल होंगे फिर तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो यहाँ पर केवल इतनी है कि अगर आप समलंब की बात करें तो दो साइड इसकी पैरेलल होगी ऐसे, बाकी आप इसकी शेप इस प्रकार से कुछ देखेंगे ऐसे आप। तो अगर जैसे इसको A मान लें और इसको B मान लें तो ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, और पैरेलल में बता चुका हूँ कौन सी है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इस समलंब की हाइट कहलाएगी, बीच का जो डिस्टेंस है वो हाइट कहलाएगी, और इसका एरिया निकालना बड़ा आसान सा काम है। एरिया निकालते हैं तो हम क्या करते हैं 1/2, और ये जो पैरेलल साइड है ना इनका सम A + B और इनटू इसकी हाइट। एक्चुअल में पता है क्या, ये दो ट्राइंगल ही दिख रहे हैं आपको। अगर आप इसका डायगोनल मिला देंगे ना तो एक ट्राइंगल इधर बचेगा, एक ट्राइंगल इधर बचेगा। तो इस वाले ट्राइंगल का अगर एरिया निकालेंगे तो बेस इनटू हाइट अपॉन 2 हो जाएगा, और इस वाले ट्राइंगल एरिया निकालेंगे तो बेस इनटू हाइट अपॉन 2 हो जाएगा। तो 1/2 अगर कॉमन कर लेंगे, हाइट कॉमन कर लेंगे तो बेस प्लस हो जाएगा। अब इसी में अगर आपसे ये कह दिया जाए समद्विबाहु समलंब क्या होगा, तो सेम तो आपने देख ली ऐसी होगी, दो साइड इक्वल होना अब जरूरी है। यहां पर ये जरूरी थोड़ा ना ये वाली साइड इसके इक्वल होगी या नहीं होगी, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन समद्विबाहु समलंब में ये कंफर्म है कि दो साइड इक्वल होंगे, और जो दो साइड इक्वल होंगे वो नॉन पैरेलल साइड ही होंगी। पैरेलल साइड से इक्वल नहीं हो सकती, नॉन पैरेलल साइड से। ये वाली लाइन को आप देख रहे होंगे ये इसके पैरेलल है, लेकिन यहाँ पर इनका मतलब ये कि दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो साइड इक्वल होंगी वो कौन सी होगी, ये वाली। ये जो साइड है ये इसके इक्वल होगी, इसके बराबर। तो अगर समद्विबाहु समलंब कह रहा है इसका मतलब दो साइड इक्वल होगी। अगर आप इसको यहाँ से मिला दें, एक ट्राइंगल इधर बनेगा, एक ट्राइंगल इधर, ये दोनों ट्राइंगल इक्वल होंगे। अगर ये समद्विबाहु समलंब है तो इसको अगर मैं मिलाऊंगा तो बीच में क्या बन गया, रेक्टेंगल। ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के इक्वल होगा। ये ट्राइंगल उठा के इसके ऊपर लगा दो फिर एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये समद्विबाहु समलंब है। इसमें जरूरत रहेगी आपको, कभी कभी ऐसा होगा एरिया निकालना आसान हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल को उठा के यहाँ लगा दो तो दिक्कत थोड़ी ना, शिफ्ट करने से एरिया बदल जाएगा। इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो क्या एरिया बदलेगा, ये बिल्कुल इक्वल है इसका। सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो ये जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल ही हो सकता है, लेकिन सवाल ट्रायंगल में आता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो दिखने में हमेशा सिमिलर ही लगती है, चाहे उनका शेप ऐसा हो सकता है कि हो सकता है साइज में वो बड़ी, जैसे आपकी हैंड राइट आपको कब जगह मिलती है, आप छोटा सा ये बना लेते हो, ज्यादा जगह मिलेगी ऐसे बना लेते, लेकिन ये दोनों सिमिलर है तभी तो इनको ये पड़ता, साइज दोनों का डिफरेंट है, तो उन्हीं को हम लोग सिमिलर बनाते हैं। जो चीजें दिखने में तो एक जैसी है लेकिन साइज में छोटी बड़ी हो सकती है। सिमिलर का मतलब जैसे सर्कल कोई भी बनाए, बड़ा बनाए या छोटा बनाए, ये सिमिलर ही तो होता है। स्क्वायर जिसकी चारों साइड इक्वल है, आपने छोटा सा बनाया मैंने थोड़ा सा बड़ा बना लिया, तो दोनों इक्वल, मतलब दोनों की चारों साइड से इक्वल है, इसका मतलब सिमिलर होगी। तो सिमिलर का मतलब जो दिखने में एक जैसे, ना कि ऐसा कि बराबर। अब पेपर में एक गलती होती है, हिंदी और इंग्लिश वाले में बहुत गड़बड़ होता है, तो सिमिलर ट्रायंगल को भी लिख देते हैं हिंदी में समान त्रिभुज, जबकि समान त्रिभुज को बच्चा समझता है कि इसका मतलब दोनों त्रिभुज बराबर है उसकी सारी साइड। तो आप हिंदी वाले पार्ट में अगर कभी समान त्रिभुज लिख के आ रहे हैं तो एक बार देख लेना सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अभी आप सुनो, सिमिलर का मतलब दो ट्रायंगल लिए और दोनों को एक जैसा आप कह सकते हैं, दिखने में एक जैसा। दिखने में लगभग एक जैसे है, कोशिश तो बनाने की कि एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। तो आप ध्यान रखना, सिमिलर का मतलब इक्वल नहीं होता, सिमिलर का मतलब दिखने में एक जैसे। अब क्या क्या कंडीशंस ऐसी होंगी कि आप सिमिलर ट्रायंगल में लगा सकते हैं। तो पहली बात तो ये समझो, जैसे इसकी कोई भी साइड, इसको मैंने लिखा ए बी, इस ट्रायंगल का नाम कर देते हैं डी ई और जी। अब समझो सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या है कि तीनों एंगल, तीनों का मतलब सिर्फ दो एंगल इक्वल हो जाए, दो ट्रायंगल में सिर्फ दो एंगल इक्वल हो जाए तो हम कह रहे हैं ये सिमिलर है। वैसे तो हम ये कहते हैं तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि दो एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा तो अपने आप इक्वल होगा। अब जैसे आप सोचो कि अगर मैंने कहा ये वाला एंगल 50 है
और ये वाला एंगल आपने कहा 60, यहाँ भी मैंने कहा ये वाला 50 है और ये वाला कितना है 60। तो तीसरा एंगल जो इसका आएगा वही तो इसका आएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 ही रहना है। तो बचा कितना 50 और 60 110, तो ये वाला बचेगा 70। तो यहाँ भी कितना बचेगा। अब बताओ अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल हो ही जाएगा। तो इसका मतलब ये कि हमें केवल ये देखना है कि दो ट्रायंगल ऐसे हैं क्या जिनमें एंगल इक्वल है। अगर दो एंगल भी इक्वल हो गए तो तीसरा वाला बराबर हो जाता है। जैसे अगर मैंने कहा कि एंगल ए बराबर है किसके एंगल बी, फिर मैंने कहा एंगल बी बराबर है किसके एंगल ई, तो तीसरा वाला आप समझ जाओ अपने आप से बराबर होगा। यहां लिखना इस प्रकार एंगल सी जो बचा है इसका तीसरा एंगल जो बचा है कौन सा बचा है एफ। तो तीसरा एंगल 100% बराबर होगा अगर दो एंगल इक्वल थे। तो जब दो ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल सिमिलर कहलाता है। पहली बात। अब सिमिलर का हम करेंगे क्या, कुछ तो ऐसा होगा सवाल तो पूछेगा ही ना इनमें। सिमिलर ट्रायंगल का करना क्या है, इनकी करस्पॉन्डिंग जितनी भी चीजें होंगी एक यूनिट वाली एरिया को छोड़कर, एक यूनिट वाला क्या क्या होता है हमारे पास, पैरामीटर होता है, साइड्स होती है, मीडियंस होती है, हाइट्स होती है, ओके, या फिर हम कह सकते हैं एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर हो सकते हैं। उन सब का रेशियो सेम रहेगा। अगर इसकी साइड डबल होगी, जैसे मैंने कहा इस ट्रायंगल की साइड डबल, तो सारी साइड डबल होगी तभी एक जैसे हो सकते दिख सकते, वरना दिख नहीं सकते। आप सोचो ए में हमारे पास देखो ये तीन चीजें हैं, अगर मैं इस वाली लाइन को बड़ा करूं डबल कर दूं तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, और ये अंदर वाली लाइन ये भी कैसी करनी होगी, तभी तो एक जैसा बनता है, वरना नहीं बन पाएगा। तो आप समझ लो करस्पॉन्डिंग का मतलब संगत। हिंदी में लिखना हो तो आप लिखना संगत, संगत हो जाए परिमाप। इतना कुछ पूछा नहीं जाता, परिमाप क्षेत्रफल ही पूछा जाता, लेकिन लिख सकते हो आप परिमाप मध्यिकाएं यानी कि मीडियंस, सी स्तंभ, अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि अंतः त्रिज्या रेडियस, परिवृत्त की त्रिज्या परित्रिज्या, का अनुपात समान है। अब देखो इस बात को ध्यान देना, करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि संगत हो जाओगा, ऐसा नहीं कोई भी साइड आपने उठाई। आपको कई बार तो ऐसा होता है कि बल्कि बताना होता है कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर एंगल ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है, सी एफ के बराबर है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, मैंने कहा ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, इसको यहाँ मिला दो और इसको यहाँ मिला दो, ए बी सी, इसको बोल सी। आपको बताना है ये कौन सा ट्रायंगल किसके पैरेलल होगा। अब बताओ कौन से एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो मैंने पैरेलल लाइंस में बताया था ये जो कॉर्नर वाले एंगल होंगे ये इक्वल होंगे। क्यों होंगे, जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्स लाइन काटी तो ये एंगल इसके इक्वल नहीं होता है, और ये वाला इसके इक्वल होता है, ये वाला इसके इक्वल होता है। अभी फिलहाल आप समझिए कॉर्नर, जब भी आपको दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्स लाइन काटे तो जेड के कॉर्नर वाले देख लें, जैसे ये जेड बन रहा है, ये भी जेड है, उल्टा जेड में आपको इस तरीके, तो इसके कॉर्नर पे इसके कॉर्नर, इधर से देखेंगे तो ये जेड बन रहा है, ये वाला जो एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा। तो आप ये बताइए इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल नहीं हो रहे, इस वाले ट्रायंगल के और इस वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या है। तो अगर आप लिखेंगे तो ये चीज देखते जाना, जैसे आपने लिखा सबसे पहले यहाँ से ए, तो ए वाला एंगल दूसरे ट्रायंगल में किसके बराबर है, सी। फिर लिखोगे बी, बी के बराबर कौन सा एंगल है, डी। उसके बाद ओ, तीसरा वर्टेक्स इसमें भी। तो अगर आपको लिखना पड़ेगा तो सिमिलर ट्रायंगल को कैसे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसी से ये पता लग पाएगा कि एंगल ए किसके बराबर है, सी के, बी वाला किसके बराबर है, डी के, और ओ वाला किसके बराबर है, ओ के, क्योंकि ओ कॉमन है दोनों में। तो इसको
इसको इसी सीक्वेंस में लिखना जरूरी होता है। अभी तो फिलहाल आप इतना समझो कि करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब यहाँ से ये है कि जो एंगल बराबर है उनके बराबर सामने वाली साइड्स का रेशियो। जैसे आप देखो ए बराबर है तो ए के सामने कौन सी साइड दिख रही है? ए किसके बराबर है? दूसरे ट्रायंगल में डी के बराबर, तो डी के सामने कौन सी साइड है? ये। और देखो वी डी के सामने कौन सी साइड दिख रही है आपको? ए से। तो बी वाला एंगल दूसरे ट्रायंगल के तो ई के बराबर है, ई के सामने कौन सी साइड है? डी है। तीसरा एंगल सी, सी के सामने वाली साइड कौन सी है? ए बी। इधर देखते हैं एंगल सी एंगल एफ के बराबर होता है, तो एफ किसके? डीई के बराबर है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ये होता है। या फिर आप ऐसे समझ लो कि अगर कभी पेपर में लिख के आ जाएगा एबीसी सिमिलर है किसके? डीई है, तो आप पहचान सकते हैं। जैसे आप देखो पहले वाले दो तो इसमें भी पहले वाले दो, एबी के रिस्पेक्ट सॉरी एबी के करस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा? डी। फिर बाद वाले दोनों लेंगे तो इसमें भी बाद वाले दोनों, बीसी के करस्पॉन्डिंग ई है, बीसी के करस्पॉन्डिंग एक पहले वाला एक बाद वाला वर्टेक्स, तो इसमें भी AC के करस्पॉन्डिंग DF आएगा। AC के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? ऐसे लिखा हो तो अलग बात है, इस तरीके से लिखा हो तो पहचानना पड़ेगा कौन सा एंगल किसके बराबर है, उसके सामने साइड्स कौन सी है। अब होगा क्या? ये किसके बराबर होगा? मैंने कहा ना कि साइड का रेशियो होगा वही पेरीमीटर का, क्योंकि सबसे काम की बात तो यही है कि आपसे जो चीजें पूछी जाए। तो ट्राइंगल ABC का जो पेरीमीटर होगा यानी कि परिमाप, ट्राइंगल ABC का जो परिमाप होगा और जो ट्राइंगल DEF का परिमाप होगा उसका रेशियो भी यही होगा। कई बार ऐसा होता है साइड्स ही पूछ ली जाती है, जैसे इस ट्राइंगल में आपको कह दिया एंगल बराबर, ये वाली साइड इतनी है, ये वाली इतनी है, यहाँ पर कोई एक साइड है, उधर कुछ भी आपको नेम करके दे दिया, ये x है तो x है। तो जो रेशियो इन दोनों साइड में होगा वही रेशियो इन दोनों साइड में होगा, ठीक है। या फिर आप जैसे ये समझो, मैंने कहा ये ट्राइंगल है, मैंने छोटी सी बात यहाँ पर लिख दी 2 3 और ये क्या है 4। कल को यहाँ पर कोई लिख दी ये वाली 6 है, तो ये वाली कितनी होगी? अगर 2 का 3 गुना 6 तो यहाँ 3 का 3 गुना कितना होगा? और 4 का 3 गुना। अब अगर आपसे कोई ये पूछे इसमें आप बताइए इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो 2 और 3 5, 5 और 4, तो इसका पेरीमीटर 3 गुना आएगा, क्योंकि सारी साइड्स भी तो 3 गुनी थी, तो 6 और 9 15, 15 और 12 17, पेरीमीटर भी 3 गुना होगा। जिस रेशियो में साइड होंगी उसी रेशियो में क्या होगा? अब आगे मैंने कुछ चीजें और भी इंक्लूड की, हालांकि इनका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, कभी पूछ लिया जाए। अगर मध्यिकाएं दी जाएंगी तो मध्यिकाओं का भी रेशियो वही होगा, जो साइड्स का होगा वही किसका होगा? मध्यिकाओं का होगा। शीर्ष लंब दे दिए, जैसे आपको दो ट्रायंगल में कभी हो सकता है दोनों की मध्यिकाएं बता दी करस्पॉन्डिंग, आपसे कह रहे कि एंगल बी से और एंगल ई से खींची गई मध्यिका की लंबाई ये, तो ये परिमाप का अनुपात क्या होगा? तो जो मध्यिकाओं का अनुपात होगा वही परिमाप का होगा, वही किसका होगा? साइड्स का होगा। और जो शीर्ष लंब का अनुपात होगा वही मध्यिकाओं का, वही परिमाप का, वही हो जाएगा। आगे अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या भी लिखनी है, क्योंकि अंतर त्रिज्या भी क्या है? लेंथ ही तो है, तो लेंथ जितनी भी होंगी उस सब की परिमाप क्या है? लंबाई ही तो है। तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ लो वही आपका परिमाप होता है। तो सबका अनुपात आपस में बराबर होगा, लेकिन सवाल सबसे ज्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसको आप लिख लीजिए। अब दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, समरूप। मैंने हिंदी में नहीं लिखा, हिंदी में आप लिखना चाहते तो लिख दो समरूप त्रिभुज, ठीक है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा उसके स्क्वायर में उनके एरिया, एरिया का स्क्वायर में पता है क्या हो जाता है? एरिया क्या होगा? बेस इनटू हाइट। बेस मतलब कोई साइड हो सकती है। अब एक बात बताओ, जो रेशियो साइड का है वही रेशियो इसकी हाइट का भी होगा, तो साइड और हाइट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो जो साइड का रेशियो होगा उसके स्क्वायर के रेशियो में क्या होता है? एरिया होता है। जैसे आपसे अगर कभी कह दिया जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो भी रेशियो होगा उसके स्क्वायर के रेशियो में होगा। अब करस्पॉन्डिंग साइड हमने लिखी रखी है, तो जो AB और DE का रेशियो होगा यहां पर इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, जो BC और EF का रेशियो हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। AC और DF का रेशियो होगा यहां पर क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब जैसे आप सोचो, बहुत छोटी सी बात है, केवल इतना आपको पता है और मैंने कहा इस वाले का जो एरिया है ना वो 15 है, तो आपसे पूछा जाए कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या, तो साइड का रेशियो अगर पता है तो उसके स्क्वायर के रेशियो में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि ABC का एरिया मुझे पता है कितना है भाई 15 है, इसका एरिया नहीं पता है छोड़ो, आपको करस्पॉन्डिंग साइड पता है, इसमें 3 और उसमें कितनी, तो यहाँ लिखोगे 3 और बटे में कितना आएगा इसका स्क्वायर कर देना। तो अगर इन दोनों को रिलेट करेंगे तो क्या हमें नहीं पता लगेगा इसका स्क्वायर क्या है, 1/3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 × 15 145 स्क्वायर। चलो बस आगे कर लेंगे, इतनी बात लिखनी है बस। हाँ समलंब, तो समलंब को कहते हैं ट्रेपेजियम। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो साइड इक्वल हो, मतलब आइसो।
जितना छोटा बनाओगे तब भी 90, इतना बड़ा बनाओगे तब भी। साइड की तो लंबाई बढ़ गई लेकिन एंगल होगा नहीं। हाँ, एंगल इक्वल होगा, साइड की लंबाई जितना आगे बढ़ा दोगे तो एंगल थोड़ा ना बदल जाएगा उससे। नोट हो गया क्या? सिमिलर ट्राइंगल में क्या ध्यान रखना है, जितनी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हो, रेडियस हो या फिर मीडियन हो, हाइट हो, कुछ भी हो, या फिर आप समझ लो जिनकी यूनिट सेंटीमीटर में होती है। एरिया की यूनिट जो होगी वो स्क्वायर सेंटीमीटर होगी, बाकी सबकी तो सेंटीमीटर में होगी। तो वो सब करस्पॉन्डिंग चीज़ों का रेशियो और इसके पेरीमीटर का रेशियो इक्वल होगा। अब सिमिलर ट्राइंगल में देखो, अगर आप रखना चाहें तो ये बात समझ लो, दो एंगल इक्वल, अगर दो इक्वल होंगे तो इसका तो सीधा मतलब यही है तीनों एंगल इक्वल हो, है ना। चाहे दो एंगल इक्वल हो तो ये बात कहोगे तो इसका मतलब तो ये हो तीसरा एंगल इक्वल हो। अगर आपसे कोई कह रहे कि तीनों साइड इक्वल है, अच्छा तीनों साइड इक्वल किसकी होती है, सॉरी तीनों साइड इक्वल होगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी तो इक्वल होगी। अच्छा अब ध्यान से देखिए, तीनों साइड इक्वल है, दो ट्राइंगल है, आपके पास तीनों साइड इक्वल है, तो तीनों साइड इक्वल है फिर तो ये दोनों त्रिभुज बराबर ही हो गए, और त्रिभुज बराबर होंगे तो एंगल भी क्या होंगे बराबर। इस बात को आप इस अभी तो पढ़ेंगे तो आप कंडीशन अगर लिखना चाहें कैसे कर जानेंगे, दो एंगल इक्वल हो जाए या फिर तीनों एंगल इक्वल हो जाए या फिर तीनों साइड क्या हो जाए। अगर ये सब चीजें आप किसी दो ट्राइंगल में देखते तो इसका मतलब कंफर्म है कि ट्राइंगल कैसे होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल जो होते हैं उनके एक ही एंगल लेना। राइट एंगल ट्राइंगल में देखो एक तो 90 है, कोई सा भी अदर एंगल एक इक्वल होता है तो दो हो गया ना इक्वल, एक तो 90 रहेगा ना, तो एक 90 मतलब एक तो कंपल्सरी एंगल इक्वल होगा, कोई सा भी एक और एंगल इक्वल होता है तो समझ लो सिंगल। आगे सर्वांग सर्वांग जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हो जिसके सभी अंग समान यानी कि सब कुछ बराबर है, दिखने में तो होगी एक जैसे कि उसके साथ साथ इनकी सभी चीज़ें आपस में बराबर होंगी, चाहे साइड ले लो, चाहे आप हाइट ले लो, चाहे आप मीडियन ले लो, चाहे आप रेडियस ले लो, चाहे आप सर्कम रेडियस ले लो, सब कुछ आपस में तो एरिया भी क्या होगा बराबर। तो सर्वांग त्रिभुज के लिए सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझो, इनको सर्वांग आप क्या करस्पॉन्डिंग मतलब अब चाहे एरिया हो दोनों का, चाहे पेरीमीटर हो, चाहे आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हो यानी कि हो जाए, या फिर आपसे कह दिया जाए इन रेडियस अंतर त्रिज्या, अब जो कुछ हमने पीछे लिखा है वो सारी चीजें, उसके बाद सर्कम रेडियस परित्रिज्या, और क्या बचा मीडियन, सीस्लम यानी कि अल्टीट्यूड। इतना कुछ जरूरी नहीं है, बस केवल मैं समझाना ये चाह रहा हूँ।
अगर दो ट्राइंगल आपसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इसका मतलब उनका एरिया, पेरीमीटर, करस्पॉन्डिंग साइड, इन रेडियस, सर्कम रेडियस, मीडियन, अल्टीट्यूड सब कुछ इक्वल होगा। तो अब कैसे प्रूफ करोगे कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे किस बेस पे? या तो कह दिया जाए कि कॉन्ग्रुएंट है और या फिर हमें प्रूफ करना पड़ता है। तो प्रूफ करने के तरीके आप पहचान लो। अगर कभी भी दो ट्राइंगल में आपको दो साइड इक्वल दिख जाए, दो साइड इक्वल दिख जाए और उनके बीच का एंगल, इसको हम बोलते हैं एस ए एस प्रॉपर्टी, यानी कि साइड एंगल साइड। अब इसको सीक्वेंस में क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि ऐसा नहीं है दो साइड थोड़ी सी इक्वल देंगे और एंगल कोई सा, जो दो साइड इक्वल देख रहे हैं उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। आप इसको कैसे बोल सकते हैं? साइड यानी कि भुजा, एंगल साइड। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ इसको समझिए। जैसे मैंने कहा ये वाला सब 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, यहाँ मैंने कहा ये वाला सब 5 सेंटीमीटर। इसको ले लेते हैं अब ये दो ट्राइंगल आपके सामने देखिए। अब कैसे कह सकते हो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? वैसे तो आप देखें तो एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं ये सिमिलर तो है ही। अच्छा देखो एक चीज सोचना ध्यान से कि अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, इसमें भी तो दो साइड है, एक 5 है और एक, दो साइड इक्वल हो गई। इनके बीच का एंगल कितना है और इसमें भी बीच का एंगल कितना है? इसका मतलब डेफिनेटली ये दोनों कैसे इक्वल होंगे। अब बाकी सारी चीजें इक्वल होंगी, इसका मतलब 5 के सामने 50 डिग्री का एंगल है तो इसमें भी 5 के सामने कितना होगा? 50। इसमें 6 के सामने 60 डिग्री का एंगल है तो इसमें 6 के सामने कितना होगा? इसमें 70 डिग्री के सामने 7 सेंटीमीटर है तो इसमें भी 70 डिग्री के सामने कितना होगा? दोनों ट्राइंगल सेम होंगे। तो प्रूफ करने का मतलब ये केवल ये देखना पड़ेगा कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारी? एंगल साइड एंगल। इसमें कोई दिक्कत नहीं, एंगल कोई से भी दो बराबर कर लो और कोई सी साइड इक्वल कर लो। दो एंगल बराबर होने का मतलब तीनों एंगल इक्वल है। तो दो एंगल इक्वल हो गए, सिमिलर तो हो ही गया। कोई एक साइड इक्वल हो गई ना तो इसका मतलब उनकी साइड का रेशियो 1:1 हो गया। तो बाकी दोनों साइड का भी रेशियो 1:1 ही तो होगा। अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो सिमिलर ट्रायंगल हो गए, यानी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। अगर दो साइड सेम आ गई, कोई भी एक साइड सेम आ गई तो बाकी दोनों साइड भी सेम होंगी। तो दो एंगल और एक साइड अगर आप देखें कि इक्वल है तो भी आप कह सकते हैं एंगल साइड एंगल। पहली बात, आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए या तो आप साइड एंगल साइड इक्वल कर लो या फिर दो एंगल और एक साइड इक्वल कर लो। जैसे आपने कहा कि हमें दो एंगल पता है और एक साइड पता है, कोई सी भी साइड पता हो, मैंने कहा ये बात ही पता है, चलो 5 सेंटीमीटर। इसमें भी दो एंगल पता है, 50-70 वाला। आपको पता है कि 50 ही 70, तो यहाँ पर हमने क्या था, अगर आपने देखा तो यहाँ पर एक 50 सेंटीमीटर, ये 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर के सामने वाला 5 सेंटीमीटर, यहाँ 50 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब एक साइड इक्वल हो और दो एंगल इक्वल। ये पहले से ही क्या है, सिमिलर थे। दो एंगल इक्वल का मतलब सिमिलर तो थे, एक साइड करस्पॉन्डिंग जैसे इक्वल देती तो बता रहे। चलो तीसरी चीज, अगर तीनों साइड ही इक्वल हो, आप बताओ तीनों साइड इक्वल होंगी तो एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएंगे, साइड साइड साइड। अगर तीनों साइड इक्वल हो दो ट्रायंगल में तो वो ट्रायंगल सेम हो गए नहीं हो गए? अगर दो ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल बता देंगे तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो ट्रायंगल ही सेम हो गए। ट्रायंगल सेम हो गए तो एरिया, साइड, हाइट सब कुछ सेम हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशन ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में एक थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है क्योंकि इसका एक एंगल तो फिक्स है, कितना होता है 90। तो एक कोण तो 90 डिग्री होगा ही, मतलब अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे ना तो अगर एक कोण 90 डिग्री है ना तो हमें कंफर्म हो गया एक कोण 90 डिग्री है। अगर आपने इसके आसपास 90 डिग्री के आमने सामने की सोसाइटी होगी उनको अगर कर लिया किसी प्रकार से इक्वल, काम चल जाएगा। एंगल थोड़ा ना बराबर करना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो थोड़ा सा इतना सोच लेना, एक एंगल तो पहले से ही बराबर है। जैसे आपने कहा कि ऐसे लगाना है आपको, एक एंगल तो पहले इक्वल है, कोई एक एंगल इक्वल हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इस वाले में तो कोई बात नहीं, तीनों साइड की। अगर किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल हो जाएं तो ये बताओ क्या आप कह सकते हैं ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो? तीनों एंगल इक्वल हो,
कॉन्ग्रुएंट होने की गारंटी नहीं है, सिमिलर होने की गारंटी है। तीनों एंगल इक्वल होंगे तो दिखने में तो होंगे एक जैसे, यानी समरूप तो होंगे, लेकिन सर्वांगसम होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं होते, वो होते सिमिलर ट्रायंगल। पीछे में लिखा है बस वही लिखा था इसको। सर्कल तो जानते ही हम लोग वृत्त होता है, और अगर कोई सर्कल यानी कि वृत्त किसी भी गोल चीज की अपने लोग बात करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं पर सेंटर तो होगा ही। और ये सेंटर क्या होता है, सेंटर से अगर आप इसकी परिधि तक की दूरी निकालेंगे तो वो सब जगह इक्वल होती है, जिसको हम लोग कहते हैं रेडियस। अगर इस सेंटर से मैं किसी भी साइड चारों तरफ कहीं भी अगर हम बात करें तो ये इक्वल होगा। जैसे आप घड़ी देखते हैं, घड़ी की सुई जो होती है तो गोल गोल होती है, ठीक है, वो इक्वल होती है ना, तो एक सर्कल सही तो बनाती है चारों तरफ। तो आप ये समझ लो ये सेंटर है और सेंटर से चाहे इधर ना हो चाहे इधर ना हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस यानी कि त्रिज्या। अब दूसरी बात, कुछ बेसिक सी चीजें जो आप लोगों को पता ही होंगी कि अगर आपसे कोई पूछे कि सर्कल का एरिया क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है तो आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है। और इसकी जो परिधि होगी यानी कि सरकमफ्रेंस, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे पहले क्योंकि त्रिभुज चतुर्भुज पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं परिधि, क्योंकि किसी भी गोल चीज की परिमाप नहीं होता है, उसकी होती है परिधि। तो सरकमफ्रेंस की अगर बात करें तो ये जो होता है हमारा कितना होता है 2 पाई, ये पता होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री से रिलेटेड चीजें कि इसमें क्या क्या ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, तो कुछ बेसिक चीजें पहले वो तो समझ लें। क्या आप जानते हैं कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं हम लोग जीवा, वरना आपको पता ही नहीं लगेगा सर्कल के क्वेश्चन में होने का जीवा की लंबाई इतनी है, आप जानते रहोगे कहाँ है जीवा। मतलब एक ऐसी लाइन जो वृत्त को 2 पार्ट में डिवाइड करती है,
कहीं से भी कर ले 2 पार्ट में डिवाइड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जीवा। व्रत को काट दिया किससे ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको बोलते हैं। अब अगर किसी व्रत में अपने लोग बात करें डायमीटर यानी कि व्यास, तो जो व्यास होता है जैसे ये सेंटर है ना, तो सेंटर से अगर मैं काट दूंगा किसी जीवा के द्वारा, तो ये जो होगा ना ये हमारा क्या कहलाएगा व्यास। तो व्यास का मतलब आप कह सकते हैं सबसे बड़ी जीवा होती है व्रत के अंदर, जो सेंटर से होकर गुजरेगी उससे बड़ी जीवा हो ही नहीं सकती, 2 पार्ट में डिवाइड करके। तो व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं डायमीटर। अब देखो एक चीज समझो, इसके बारे में अगर आपसे पूछे तो सीधी सी बात है, इसने व्रत को 2 भागों में डिवाइड किया है, व्रत को 2 समान भागों में विभाजित करता है। व्यास क्या करता है, व्रत को 2 समान भागों में विभाजित करता है, मतलब सेंटर से होकर गुजरेगा। दूसरी चीज, व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है, इससे बड़ी कोई जीवा नहीं हो सकती। किसी भी व्रत में सबसे बड़ी जीवा अगर बता दे तो समझ लो उसका व्यास बताएगा। तो अगर आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे थे तो ज्योमेट्री में कोई क्या लिखेंगे, व्रत है उसमें सबसे बड़ी जीवा की लंबाई इतनी। अब आप हो सकता है ना समझ पाए, लेकिन जीवा का मतलब अगर कोई व्रत में सबसे बड़ी जीवा है तो उसका डायमीटर ही होती है व्यास। व्यास होता क्या है, अगर हम व्यास की बात करें तो व्यास त्रिज्या का डबल होता है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और इधर भी त्रिज्या है। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है डबल। और क्या बात है इसकी खासियत, इसकी खासियत ये जो व्यास होता है किसी भी व्रतखंड में अगर इसके द्वारा आप एंगल बनाएंगे तो ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। आपको शायद बताया था समकोण त्रिभुज में जो आपका सर्कल बनता है जो तीनों वर्टिस को टच करता है, तो मैंने कहा था कि उसका जो सेंटर होता है, सेंटर कहाँ बनता है, कर्ण के मध्य में। तो इसीलिए तो बताया था, क्योंकि अर्धवृत्त में अगर कोई कोण बनाओगे तो वो 90 डिग्री का ही होगा, चाहे आप कहीं भी बना लो। आप यहाँ बनाएंगे तब भी कितने डिग्री का होगा, 90। दूसरी अर्धवृत्त में यानी कि अगर आप व्यास से किसी भी व्रतखंड, ऐसा नहीं आप नीचे की साइड में अगर कहीं कोण बनाएंगे तो ये भी कितने डिग्री होगा, 90। अर्धवृत्त में स्थित कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री, यानी कि समकोण होता है। और इस पे तो बहुत सारे सवाल आप देख लेना पेपर में आए हुए, इतने छोटे छोटे से सवाल पूछे आपको, जैसे एक वृत्त बना के दे दिया और यहाँ से आपको बता दिया ये सेंटर है। इसके बाद आपसे सिर्फ ये कह देंगे कि ये एक कोई त्रिभुज होगा जिसके बारे में नाम लिखा होगा ABC, और हो सकता है आपसे कहते हैं ये वाला कोण अगर 35 डिग्री है तो आप बताइए ये वाला कितना है। अब पता है क्या, जिसको ये पता है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, तो ये 90 और ये 35 है। सीधी बात है, अगर एक कोण 90 तो बाकी दोनों का टोटल भी कितना होगा, 90 होगा। तो आप चाहे तो ऐसे समझ लो तीनों कोणों का योगफल, एक तो x डिग्री, दूसरा कितना है 35 डिग्री, और तीसरा कितना है 90 डिग्री। तीनों कोणों का जो योगफल होना चाहिए त्रिभुज के अंदर वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, इसे सॉल्व करना, सॉरी 55 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा। लेकिन आप जब देखें अर्धवृत्त में एक कोण 90 है तो आप ध्यान रखना बाकी दोनों का टोटल 90 होगा, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा। आप सीधे निकालना, इस x की वैल्यू निकालने के लिए इसकी कोई जरूरत, ये तो 90 चला गया, इन दोनों का टोटल 90 करो, तो आप बताइए 35 में कितना जोड़ा जाएगा 90 में जाए 55। इसका मतलब ये वाला कोण कितना होगा, 55। अभी धीरे धीरे समझते जाएंगे। अब हमने बात की कॉर्ड की, तो जीवा का काम क्या है कि व्रत को 2 भागों में डिवाइड करती है, यानी कि व्रत की जो सर्कमफ्रेंस है उस पे 2 पॉइंट कोई से भी ले लिया आपने, उनको मिला दिया तो वो व्रत में एक जीवा का निर्माण करेगी। अब ये काम क्या करती है, व्रत के 2 खंड बना दिए, एक को आप कह सकते हैं लघु व्रतखंड, एक को कह सकते हैं दीर्घ व्रतखंड। व्रतखंड का मतलब सही नहीं। अब लघु और दीर्घ से तो आप इतना समझ पा रहे हो, लघु किसे बोलते हैं छोटे को, और दीर्घ किसे बोलते हैं। तो ये जो नीचे वाला व्रतखंड है ना, ये हमारा कैसा है, लघु व्रतखंड, या फिर कह सकते हैं माइनस से। और जो ऊपर वाला जो बड़ा व्रतखंड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ व्रतखंड।
इसको क्या बोलेंगे, मेजर। ठीक, तो दो वृत्तखंडों में डिवाइड तो करते हैं, लेकिन इसका जो मेन रोल है वो समझो। किसी भी जीवा के द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में आप कितने भी कोण बना लो सभी बराबर होंगे। एक ही वृत्तखंड में बनने वाले जितने भी कोण होंगे वो सारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। पहला पॉइंट आप लिख लो कि एक जीवा द्वारा अब ये जरूर लिखना समान वृत्तखंड, ऐसा नहीं है समान का मतलब या तो दीर्घ वृत्तखंड में या फिर लघु वृत्तखंड। समान वृत्तखंड में बनने वाले सभी कोण कैसे होंगे, समान। अब देखो इसका सीधा सीधा सा, अगर मैंने कहा कि दीर्घ वृत्तखंड में इस जीवा से मैं कितने कोण बना सकता हूँ, ये जो है ना ये हमारी जीवा है, यहाँ लिखो ए और यहाँ लिखो बी। आप समझ लो यहाँ पर जो मैंने कॉर्ड की बात की वो कॉर्ड की लंबाई क्या है, 3। तो इस वृत्तखंड में आप कहीं भी कोई कोण बना लो, अगर ये वाला x होगा तो ये भी कितना होगा, x, ये भी कितना होगा, x। इस वृत्तखंड पर आप कहीं भी कोई कोण इस जीवा से निर्मित कर लो सभी बराबर होंगे। नीचे वाले वृत्तखंड में भी सारे बराबर होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस नीचे वाले वृत्तखंड में कोण होगा तो ये भी बराबर होगा, तो ये भी क्या होगा। अब पता है क्या है, जब मैंने वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया तो दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो ऊपर भी 90 और नीचे भी कितना आएगा, यहाँ दोनों वृत्तखंड बराबर नहीं है तो दोनों कोण भी बराबर नहीं होंगे। तो आप समझ लो एक ही वृत्तखंड का मतलब चाहे दीर्घ वृत्तखंड में और चाहे लघु वृत्तखंड में कितने भी कोण बना लो सभी बराबर हो जाएंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल से लिया, मैंने कहा ये जो कोण है ये 45 डिग्री है, तो ये तो सवाल आया था एग्जैक्टली, यहाँ मैंने लिख दिया ये वाला x डिग्री। आपसे पूछा x का मान क्या होगा, अगर यहाँ इस जीवा से यहाँ 45 बन रहा है तो यहाँ भी कितना बनेगा, 45। दूसरी चीज है ये जो दीर्घ वृत्तखंड में आप कोण बना रहे हैं ये हमेशा 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। दीर्घ वृत्तखंड में बनने वाला कोण 90 डिग्री से क्या होगा, और जो लघु वृत्तखंड में बनने वाला कोण होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा। याद रखो मैंने क्या कहा था कि अधिक कोण त्रिभुज का सेंटर बाहर बनता है। सर्कम सेंटर यानी कि परिकेंद्र जो होता है अधिक कोण त्रिभुज का कहां बनता है, बाहर बनता है। न्यून कोण त्रिभुज का कहां बनता है, अंदर बनता है। तो ये बात बताओ, इसका सेंटर तो अंदर ही होगा यहाँ पर, और इस वाले त्रिभुज का सेंटर कहां जाएगा, बाहर जाएगा। इसका मतलब ये अधिक कोण ही होगा। तो आप ध्यान रखना कि अगर आपसे कहा जाए लघु वृत्तखंड में बनने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री से ज्यादा वाले को अधिक कोण, या फिर आप कह सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अगर आपसे कहा जाए कि दीर्घ वृत्तखंड में बनने वाला कोण तो ये हमेशा 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, और 90 डिग्री से कम होने का मतलब ये कोण कैसा होता है। तो तीन चीजें आप ध्यान रखना, ये बार बार रिपीट होकर पूछा जाएगा आपसे। या तो आपसे कहेगा अर्धवृत्त में बनने वाला कोण कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का मतलब समकोण। भाई 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल, और राइट एंगल को हम लोग बोलते हैं समकोण। और अगर आपसे कहा जाए दीर्घ वृत्तखंड में, तो दीर्घ वृत्तखंड में बनेगा 90 से कम यानी कि। और अगर आपसे पूछा जाए लघु वृत्तखंड में, तो लघु वृत्तखंड में कैसा बनेगा, लघु वृत्तखंड में बनेगा अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से। अब दूसरी बात, दीर्घ वृत्तखंड तथा लघु वृत्तखंड में दीर्घ वृत्तखंड तथा लघु वृत्तखंड में बनने वाले कोण या फिर कोणों का योगफल टोटल जो होगा वो हमेशा होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो
दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड में जो कोण बनेंगे उन दोनों का टोटल 180 उसका प्रूफ क्या है। अगर हम सेंटर पे बनाते हैं तो इसका डबल बनता है, और इधर से अगर सेंटर पे बनाएंगे तो उधर डबल बनेगा, तो पूरा 360 होगा, तो आधा कितना होगा 180 होगा, तो दोनों का जो टोटल होगा वो 180 रहेगा ही रहेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं दीर्घ वृत्तखंड में x बनना है और लघु वृत्तखंड में y बनना है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये x प्लस y की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, कितनी होगी 180। ऊपर वाला कितना होगा 90 से ज्यादा, 90 से कम, नीचे वाला कितना होगा 90 से ज्यादा। अब आप समझ लोगे इस बात को बढ़िया से। देखो भाई आप ये बताओ कि मैंने कहा कि ये वाला जो एंगल है ये 55 55 डिग्री, और मैंने कहा इस वाले में बताओ ये कितना बनाएगा। तो देखो एक वृत्तखंड में तो पता है कितना बनना है, तो दूसरे वाले वृत्तखंड में आपको बताना है ये कितने डिग्री बनेगा। तो आपको पता है कि दोनों वृत्तखंड में जो कोण बनते हैं उन दोनों का टोटल होना चाहिए कितना 180। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 55, इधर आके घटा दो, 55 घटा देंगे तो ये वाला जो कोण होगा ये कितने डिग्री का होगा। तो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड दोनों के कोण सामने सामने के जो कोण होंगे उनका जो टोटल होगा वो हमेशा कितना आएगा। देखो जरा वृत्त की सबसे छोटी जीवन का वृत्त की सबसे छोटी जीवा का कोई मीनिंग है नहीं। देखो वृत्त में अगर हम जीवा खींचेंगे तो उसकी लेंथ थोड़ा ना, वृत्त में सबसे छोटा तो पॉइंट ही हो सकता है, क्योंकि अनंत बिंदुओं को मिला के तो वृत्त ही बनाएंगे। अब इसमें जीवा बनाएंगे तो जीवा की लंबाई आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि सबसे छोटी जीवा की, ना कभी कोई पूछ नहीं कर इस बारे में। आप कह सकते हैं एक तरीके से बिंदु, वैसे बिंदु को हम लोग लाइन में कंसीडर कर देंगे, कम से कम आप बिंदुओं को मिलाते तो लाइन कंसीडर होती है। हाँ ये बात हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा पॉलीगॉन वृत्त है। अब वृत्त को पॉलीगॉन लोग मानते नहीं है, हम लोग पॉलीगॉन की डेफिनेशन यही तो पढ़ते हैं, पॉइंट्स को मिला देते हैं तो वो पॉलीगॉन बनता है। जैसे 3 पॉइंट्स को मिला दिया, इनसे घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। सबसे छोटा तो ट्रायंगल ही है, लेकिन सबसे बड़ा कहीं भी नहीं लिखा, लेकिन आप वृत्त कह सकते हैं, क्योंकि वृत्त का मतलब क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स अनंत बिंदुओं को मिलाकर बनने वाली जो फिगर है उसको हम लोग सर्कल कहते हैं। इधर बारिश ही नहीं होगी। न्यूज़ देखो इधर बिहार में तो अक्सर ही आता रहता है, कौन सी नदी है जो नेपाल साइड से जाती है, बिहार की नाम से बात बनाओ, कोसी नदी है, नेपाल से कोई बाहर से पानी जाता है तो बिहार में लाइफ ऐसी है ना, रात को सोते लोग सुबह तैरते हुए नहीं होते, क्योंकि पानी कब आ जाता है पता नहीं। वहाँ थोड़ा सा बिजी है अपनी तरफ के अकॉर्डिंग, तो आप ये कह सकते हैं कि करीबी ज़्यादा है।
देखो वैसे तो थ्योरम अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का डबल होता है, लेकिन एक ही वृत्तखंड में ये समझना जरूरी है क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे आपने कोई जीवा ली तो केंद्र अगर इस वृत्तखंड में तो इसी वृत्तखंड में आप चेक करिए, इस वृत्तखंड में अगर कहीं भी परिधि पर कोई कोण बनना है तो केंद्र वाला कोण 100% डबल होगा। अब देखो इस जीवा के लिए अगर मैं बात करूं तो ये जो केंद्र है ये कौन से वृत्तखंड में, दीर्घ वृत्तखंड में, और परिधि भी दीर्घ वृत्तखंड। तो अगर मैंने कहा यहाँ पर कोई कोण बनना है, मैंने कहा ये वाला जो कोण है ये 18 डिग्री का बनना है, तो जो केंद्र पर बनेगा वो हमेशा कितना बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केंद्र, आपने पता लगा कि इस सवाल को अगर मैं इस तरीके से देखता, ये हमारे पास कोई जीवा है और इधर मैंने कोई कोण बना दिया, कितना मान लिया 130 35 डिग्री मान लिया, और मैं आपसे पूछूं केंद्र पर बताओ कितना कोण बनेगा, ये वाला, ये कोण बताना है। तो ये गलती मत कर देना, जीवा से आप देखो जो परिधि पर कोण बनना है वो बनना है लघु वृत्तखंड में, और जो केंद्र पर कोण बनना है वो बनना है दीर्घ वृत्तखंड में। और जबकि मैंने क्या लिखा है कि कंडीशन तब लगाओगे जब बात होगी किसमें, तो ऐसा मत कर देना कि 135 परिधि पे बनना तो डबल बना दो या 270। आप पता है क्या करो, अभी मैंने क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड में बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है। तो अगर आपको पता है दीर्घ वृत्तखंड में 135 बनना है तो यहाँ पर जो लघु वृत्तखंड में बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 45। 135 और 45 मिला के कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यहाँ 45 बनेगा तो इसका डबल यहाँ बनेगा, कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया 26 अभी तो नोट करते हो देखो, बाकी टेंजेंट वगैरह तो कल की बात करेंगे। इसको आप जानते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, किसी वृत्त की परिधि को अगर टच करती हुई कोई लाइन बाहर से जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्पर्श रेखा है ये। स्पर्श रेखा की और भी प्रॉपर्टी वो हम कर पड़ेंगे, अभी केवल मैं एक जीवा के ये पता है जहां पर टच करेगा ये होता है हमारा क्या, स्पर्श रेखा। अब यहां से मैंने इस वृत्त में कहीं भी कोई जीवा बना लिया ऐसा, तो इस जीवा और इस स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण होगा जितना भी हो, जैसे मैंने कहा ये वाला कोण कितना है, तो इस वृत्तखंड में जो कोण बनेगा वो इसके बराबर ही बनेगा। अगर ये थीटा होगा तो ये वाला भी कितना होगा, इस बात को फिर से आप, अगर आपसे मैं बात करूं ये एक जीवा है, यहाँ पर टच कर रही, तो यहाँ से मैंने कोई स्पर्श रेखा खींची जो वृत्त को टच करती हुई, तो स्पर्श रेखा और इसके बीच में जो बनेगा कोण इसके अपोजिट वृत्तखंड में, तो इसके अपोजिट वृत्तखंड में क्या, अब इधर कोई कोण बनना हो, जैसे मैंने कहा इधर वाला कोण कुछ भी माने, मैंने कहा ये 22 डिग्री है, तो इसके अपोजिट वृत्तखंड में कहाँ बनेगा कोण, तो ये वाला 22 डिग्री। आप ध्यान रखना इस बात को, इधर जितना बनेगा वो इसके सामने वाले पे बनेगा, इधर जितना बनेगा वो इधर इसके सामने वाले पे बनेगा। तो अब देखो पता है ये क्यों बराबर है, थोड़ा सुन लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो थीटा प्लस y और प्लस तीसरा वाला ये बराबर, एक सीधी रेखा 180 को थीटा प्लस y और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और इसमें और कोई
जाएंगे पर 90 डिग्री बाइसेक्ट करने वाले होते हैं स्पर्शरेखा की भी बची है। चलो ये तो कम से कम किसी वृत्त पर अगर हम स्पर्शरेखा एक ही बिंदु से खींचते हैं, ये सेंटर हमने ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ बाहर एक पॉइंट है, अगर एक पॉइंट से हम किसी वृत्त को स्पर्शरेखा खींचना चाहें तो कितनी खींच सकते हो आप? सिर्फ 2 खींच सकते हैं, एक इधर से निकल के जाएगी और एक इस साइड से। अगर अपने स्पर्शरेखा की बात करें तो केवल कितनी खींच सकते हो आप? 2 खींच सकते हो। अब जरा समझो कि अगर मैंने यहाँ से पॉइंट P ले लिया तो ये यहाँ पर टच कर रही है A पर और यहाँ पर टच कर रही है किस पर? तो पहली बात तो ये दोनों स्पर्शरेखा की जो लंबाई होती है वो आपस में क्या होती है? बराबर। एक ही पॉइंट से एक सर्कल पर अगर आप दोनों साइड से टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों टेंजेंट बराबर होंगी। ये वाली किसके बराबर होगी? इसके बराबर। सेंटर से अगर आप टेंजेंट को मिलाते हैं तो इनके बीच में एंगल बनता है 90, मतलब आप समझ लो ये परपेंडिकुलर होती है। ये कितने डिग्री का कोण बनेगा यहाँ? तो आप ध्यान रखना स्पर्शरेखा त्रिज्या पर लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री का कोण। ये क्या है? त्रिज्या है और ये क्या है? टेंजेंट है। तो इनके बीच में हमेशा जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे तो एंगल बनेगा कितना? 90 डिग्री। बाकी इसकी टेंजेंट की भी प्रॉपर्टी बची, टेंजेंट की लेंथ निकालना और टेंजेंट से रिलेटेड और भी चीजें।